हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी स्मार्ट नॉलेज क्लासेस में। पर्सनैलिटी जो चैप्टर चल रहा था उसमें हम लोगों के कुछ टॉपिक कंप्लीट हो गए थे। आज ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। इसे हम लोग आज कंप्लीट कर लेते हैं। ये जो टॉपिक है मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाया हुआ है, तो आप लोग ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलिए। और यदि आपको साइकोलॉजी में किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में वो उस टॉपिक का नाम लिख दीजिए, तो मैं उस टॉपिक को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। आइए चलते हैं, हम लोग व्यक्तित्व मापन की विधियाँ देखते हैं। इसमें 3 तरह की विधियाँ हैं। पहला है आत्मनिष्ठ विधि, दूसरा है वस्तुनिष्ठ विधि और तीसरा है प्रक्षेपीय विधि। तो आइए पहले हम लोग आत्मनिष्ठ विधि के बारे में जानते हैं। तो आत्मनिष्ठ विधि जो होती है, इसमें एक व्यक्ति का व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। वस्तुनिष्ठ विधि होती है, उसमें एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति का मापन किया जाता है। सबसे पहले हम लोग आत्मनिष्ठ विधि देखते हैं। इसमें मैंने कुछ प्रमुख विधियाँ ली हैं। पहला है अवलोकन विधि, दूसरा है साक्षात्कार विधि, तीसरा है जीवन इतिहास विधि और चौथा है अंतर्दर्शन विधि। पहला है अवलोकन विधि। यह जो विधि है व्यवहार मापन की सबसे प्राचीन विधि है। व्यवहार के द्वारा ही मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। अवलोकन विधि का अवलोकन का मतलब होता है देखना, यानी कि हम जिस भी व्यक्ति या बालक का व्यवहार जानने की कोशिश कर रहे हैं, व्यक्तित्व जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी जो क्रियाकलाप होती हैं उन क्रियाओं को हम लोग देखते हैं और उन क्रियाओं के आधार पर ही हम लोग उस व्यक्ति का व्यक्तित्व का मापन करते हैं। इसे हम लोग अवलोकन विधि कहते हैं। अगला है साक्षात्कार विधि। इसे हम लोग इंटरव्यू मेथड कहते हैं कि एक इंटरव्यू के द्वारा हम लोग जो सामने व्यक्ति बैठा है उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किस तरह से करते हैं, ये हमें साक्षात्कार विधि में मालूम चलता है। साक्षात्कार विधि में जो व्यक्ति का व्यक्तित्व मापता है वो व्यक्ति की आवृत्तियाँ जो उसकी क्या होती हैं, उसके विचार कैसे हैं, उन सभी विचारों को सरलता से उनका अध्ययन किया जाता है और उसके बाद उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का जानकारी दी जाती है। इस तरह की जो विधि होती है उसमें हम लोग जो व्यक्ति होते हैं उसके विचार उसके कैसे होते हैं, पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, वो पॉजिटिव प्रतिक्रियाएँ दे रहा है उस क्वेश्चन के प्रति या नेगेटिव दे रहा है, उन सभी के बारे में हम लोग साक्षात्कार विधि के द्वारा जान सकते हैं। तीसरा है जीवन इतिहास विधि। इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम टाइडमैन ने किया था और इस विधि का प्रयोग हम लोग उन बालकों के ऊपर करते हैं जो सामान्य से अलग होते हैं। जैसे आप लोग हॉलीवुड मूवीज़ देखते होंगे, उसमें एवेंजर की जो मूवी आती है उसमें जो भी एवेंजर होता है उसके पास कुछ ना कुछ विशेष क्वालिटी होती है। तो उस जो क्वालिटी होते है, उस जो पर्सन है उसका हम लोग व्यक्तित्व का मापन करने के लिए सबसे पहले उसको इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे कि उसका इतिहास क्या होता है। इतिहास के आधार पर जैसे हम लोग उसकी जो उसका वंश है, उसकी जाति है, उसके माता पिता, इन सभी के बारे में सबसे पहले जानते हैं और उसी के आधार पे हम लोग उस पर्सनैलिटी जो भी उसकी पर्सनैलिटी होती है उसके बारे में बताते हैं कि वो आखिर एवेंजर कैसे बना। ऐसे हम लोग गॉड गिफ्टेड जो बालक होते हैं उनके बारे में इस तरह की विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद है अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि में जो व्यक्ति होता है वो अपने अंदर दर्शन करके अपनी खुद ही अपनी जो भी उसकी क्वालिटीज़ होती हैं खुद ही बताता है। यानी कि हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि वो खुद से ही अपनी हॉबी या फिर अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में बताते हैं, अपने विचारों के बारे में बताता है, उसे हम लोग अंतर्दर्शन विधि कहते हैं। यानी कि उसने अपने अंदर दर्शन करके अपने बारे में, अपने विचारों के बारे में बताया। तो ये थी हमारी आत्मनिष्ठ विधि। इसके बाद हम लोग देखते हैं वस्तुनिष्ठ विधि। वस्तुनिष्ठ विधि में हमें 4 तरह की विधियाँ हैं। पहली विधि है हम लोगों की प्रश्नावली विधि, दूसरी है निर्धारण मापनी विधि, तीसरी क्रम निर्धारण मापनी विधि और चौथी है समाजमिति विधि। तो यहाँ पे सबसे पहला जो प्रश्नावली विधि है यहाँ पे R.S. वुडवर्थ ने दी है, दूसरा निर्धारण मापनी विधि ये फ्रांसिस गाल्टन ने दी है, तीसरा है क्रम निर्धारण मापनी ये लुइस थ्रस्टन ने और चौथी समाजमिति विधि इसे J.L. मैरिनो ने दी है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रश्नावली विधि क्या होती है। प्रश्नावली विधि में यहाँ पे प्रश्नों की एक लिस्ट रहती है। इसमें प्रश्न क्रमबद्ध तरीके से लगे हुए होते हैं, जिसमें हमें जो प्रश्न होता है उसका आंसर देना होता है कि हमारे लिए उसका जो आंसर होता है हमें हाँ या ना में देना होता है। तो जिस क्वेश्चन का आंसर हम लोग हाँ या ना में देते हैं उस प्रश्नावली को हम लोग प्रतिबंधित प्रश्नावली कहते हैं। इसके बाद एक अलग टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्वेश्चन दिया जाता है, उसके नीचे हमें खाली जगह दिया जाता है और उसमें हमें अपने विचारों को फिल करना होता है कि हम इस प्रश्न या फिर
उस विचार के बारे में अपने किस तरह के विचार रखते हैं। तो इस तरह की जो प्रश्नावली होती है उसे हम लोग अप्रतिबंधित प्रश्नावली कहते हैं। यानी कि जो भी खाली जगह दिया है वहाँ पे हमें कोई बंधन नहीं है कि हम लोग किसी रूल्स को फॉलो करके उस क्वेश्चन का आंसर दें। इसके बाद है निर्धारण मापनी विधि, या जैसे फ्रांसिस गाल्टन ने दिया है, जो कि फ्रांसिस के रहने वाले थे। इसके बाद निर्धारण मापनी विधि में हम लोग देखते हैं निर्धारण मापनी विधि में क्या होता है। इसमें जो व्यक्ति होता है उसके विशेष गुणों का अध्ययन किया जाता है। जैसे हम लोग का न्यूज़पेपर आता है उसमें भी कुछ स्केल दिए रहते हैं कि कोई क्वेश्चन दिया रहता है और उसमें पूछा जाता है कि इस क्वेश्चन के प्रति कितने लोग सहमत हैं और कितने लोग असहमत हैं। वो एक से अधिक व्यक्ति उसमें अपना आंसर देते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में ऐसे देख सकते हैं कि निर्धारण मापनी क्या होता है। जैसे इसमें लिखा है, ये अमर उजाला का है ऑनलाइन पोल। यहाँ पे पहले लिखा हुआ है, क्या भारत अमेरिका के मजबूत संबंधों ने चीन को कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर किया। तो उसमें पूछा गया हाँ या ना में जो पर्सन है उनकी राय जानने की कोशिश की हुई है। तो ये एक स्केल है, यहाँ पे रेटिंग करी जा रही है, रेटिंग स्केल इसे एक तरह से कहा जाएगा। और इसके नीचे दिया हुआ है पिछले पोल का रिजल्ट, क्या हमारे देश की राजनीति प्रणाली में आधुनिक बदलाव लाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने आंसर दिए है हाँ में और कुछ लोगों ने नहीं में। तो यहाँ पे किसका रेटिंग ज़्यादा है, हाँ कहने वालों का रेटिंग अधिक है, 94.27%। तो इस तरह का जो निर्धारण मापनी होती है उसमें प्रश्न दिया जाता है और बच्चे से या जिसका भी व्यक्तित्व का निर्धारण होता है तो वो उस क्वेश्चन से सहमत है या असहमत। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में ले सकते हैं, क्या बालकों को चोरी करनी चाहिए। तो उसमें कुछ लोग सहमत होंगे हाँ और कुछ लोग नहीं सहमत होंगे। तो जो हाँ होंगे उससे हम लोग ज़्यादा नंबर देंगे और जो ना कहेंगे उसे हम लोग कम नंबर देंगे। तो इस तरह के कुछ प्रश्न होते हैं और उनको मार्क्स दिए जाते हैं। बाद में उनको ऐड करके उनका व्यक्तित्व का निर्धारण मापन किया जाता है। इसके बाद है क्रम निर्धारण मापनी विधि। ये इसी की तरह होती है, बस यहाँ पे जो प्रश्न होते हैं वो क्रम से लगाए जाते हैं। मान लो कोई बालक है और उसने कुछ प्रश्नों के आंसर दिए, तो उससे हम लोगों को पता चलेगा कि इसमें कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से अवगुण हैं। गुणों को हम लोग एक तरफ रखते हैं और अवगुणों को एक तरफ, और उसके बाद हम लोग जानते हैं कि ये बालक किस तरह का है, इसमें गुण अधिक है या अवगुण अधिक है। तो उनको एक क्रम में हम लोग लगाते हैं। उसके बाद हम लोग उस जो भी बालक है उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। इसके बाद है समाजमितीय विधि। इसे J.L. मैरिनो ने दिया है। समाजमितीय विधि क्या होती है, इसमें जो बालक होता है या पर्सन होता है उसके व्यक्तित्व का मापन हम लोग समाज के प्रति उसके किस तरह के संबंध है, संबंधों को जानने के बाद हम उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन करते हैं। जो बालक होते हैं वो अपनी टोली में किस तरह से रहते हैं, उनका व्यवहार कैसा है, वो अपने बड़ों से किस तरह से बात करते हैं। तो जो समाज में रहने वाले लोग होते हैं वो इस तरह से हम लोग समाजमितीय विधि का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं सबसे लास्ट विधि है जो हमारी प्रक्षेपीय विधि। प्रक्षेपीय विधि क्या होती है, आइए जानते हैं हम लोग प्रक्षेपीय विधि के बारे में। प्रक्षेपण का मतलब क्या होता है, फेंकना। यहाँ पे जो प्रक्षेपी विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं ये अचेतन मन से संबंधित होती है। यानी कि अचेतन मन का अध्ययन हम लोग प्रत्यक्ष तरीके से करते हैं और उसके आधार पे हम लोग व्यक्तित्व का मापन करते हैं। अचेतन मन में जो मनुष्य होता है उसके दम, इच्छा, मूल प्रवृत्ति और भावना या संवेग होते हैं। एक जो मनोवैज्ञानिक है वारिन, उन्होंने प्रक्षेपी विधि में अपना एक मत प्रस्तुत किया है कि यह वह प्रवृत्ति है जिसमें व्यक्ति बाह्य जगत में अपनी दमित मानसिक प्रक्रियाओं का प्रक्षेपण करता है। तो प्रक्षेपी विधि में कुछ तरह की विधियां और आती हैं, जैसे हम लोग देखते हैं क्या होती है प्रक्षेपी विधि में। जैसे इसमें सबसे पहली विधि है IVT, यानी कि ये जो IVT दिया हुआ है प्रक्षेपी विधि हरमन रोसा ने 1921 में दिया है, जो कि स्विट्ज़रलैंड के हैं। इसमें उन्होंने कुल 10 कार्ड का यूज़ किया है। इसे हम लोग शाही धब्बा परीक्षण यानी कि इंक ब्लॉट टेस्ट भी कहते हैं इंग्लिश में।
और इसमें कुल 10 कार्ड होते हैं। इसमें से जो 3 कार्ड होते हैं वो अनेक रंगों के होते हैं। 5 जो कार्ड होते हैं वो काले, सफ़ेद और लाल रंगों के होते हैं। और अगला और लास्ट है, इसमें जो 2 कार्ड होते हैं वो काले और सफ़ेद होते हैं। तो यहाँ पे जो IVT होता है इसका हम लोग एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि किस तरह से हम लोग IVT का यूज़ करके व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन करते हैं। तो आइए हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वाइट कलर का कागज़ है, इसमें हम लोग इंक डाल देते हैं। कुछ बूंद डाल दी हमने इंक की। ये हमने जो इंक ली है वो ब्लैक कलर की ली हुई है, तो ये आप लोगों को केवल समझाने के लिए है। इसमें रेड भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसे ऐसे फोल्ड कर दिया, उसके बाद हम लोगों का ये जो पिक्चर है ये निकल के आया। तो आप लोग देख रहे होंगे ये पिक्चर। आप कुछ लोगों को इसमें, जैसे मुझे तो इसमें बटरफ्लाई दिख रहा है, और इसमें किसी को और कुछ, मान लो और कुछ भी चित्र दिख रहा होगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसमें आप लोगों को क्या दिख रहा है, तो ये भी और भी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो सब लोगों को अलग अलग कुछ ना कुछ दिख रहा होगा। अगर हम लोग इसे एक बार और फोल्ड कर दें तो शायद बने कि ना बने। नहीं, वो चित्र वैसे ही रहा जैसे पहले था। तो आप लोगों ने देख लिया। अब जी मान लीजिए ये हमने कुछ धब्बा परीक्षण किया हुआ है। अब हम लोग जानते हैं कि इसको देख के जो लोग अपनी प्रतिक्रिया जिस तरह की देंगी उनका व्यक्तित्व उसी तरह का माना जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं, इसमें भी ब्लैक ब्लैक लग गया है। अब जो भी ये कार्ड था या भी जो भी हमने परीक्षण किया है, तो मनुष्य इन कार्ड में जो भी प्रतिक्रिया देता है उसी के आधार पे हम लोग उनके व्यक्तित्व का मापन करते हैं। जैसे पहला पॉइंट हम लोग ले सकते हैं, यदि परीक्षार्थी संपूर्ण धब्बों के प्रति प्रतिक्रियाएँ की हैं, संपूर्ण धब्बों के प्रति यदि उन्होंने प्रतिक्रिया दी है, तो वह उनका जो व्यवहार है वो सैद्धांतिक होगा, व्यवहारिक नहीं होगा। इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि यदि जो परीक्षार्थी ने धब्बों के भागों के प्रति प्रतिक्रियाएँ की हैं, तो वह छोटी छोटी और व्यर्थ की बातों की ओर ज़्यादा ध्यान देने वाला होता है। यह हरमन रोल्स परीक्षण में कहा गया है। इसके बाद है कि यदि परीक्षार्थियों ने धब्बों में व्यक्तियों, पशुओं आदि की गति देखी है, तो वह अंतर्मुखी मनुष्य है। और इसके बाद है यदि परीक्षार्थियों ने रंगों के प्रति प्रतिक्रियाएँ दी हैं, तो उसमें संवेगों का बहुमूल्य होता है। तो यहाँ पे हमने एक ही कलर लिया है। आप लोग यहाँ पे रेड, ब्लैक सब मिला के कर सकते हैं, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो व्यक्ति है वो किस तरह का है। तो यदि आपने उसमें व्यक्ति पशु को दिखता है तो आप अंतर्मुखी हैं। यदि आपने उसमें छोटी छोटी बातें देखी हैं तो आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने वाले हैं। यदि आपने पूरे चित्र के प्रति अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं तो आपका व्यवहार वो है कैसा है, सैद्धांतिक है। यदि आपने रंगों के प्रति, अब इसमें मैंने तो एक ही रंग लिया था, तो रंगों के प्रति यदि आप प्रतिक्रियाएँ देते हैं तो उसमें संवेग, आपके पास संवेग बहुत अधिक होते हैं। तो ये था हम लोगों का IVT परीक्षण। बहुत ही अच्छा परीक्षण है, इसे आप लोग करके देखिए और अपनी अपनी जो भी पर्सनैलिटी जो निकल के आ रही है वो हम लोगों को कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिख के बताइएगा। इसके बाद है क्रो एंड क्रो ने कहा है कि धब्बों की व्याख्या करके परीक्षार्थी अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत कर देता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं TAT। ये अगला परीक्षण है। ये जो IVT परीक्षण था, ये परीक्षण सभी व्यक्तियों के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है। इसके बाद है TAT परीक्षण, इसे हम लोग थैमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट कहते हैं। इसे CD मॉर्गन और HA मोर्रे ने दिया है 1935 में। इसे हम लोग प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण भी कहते हैं। इसमें कुल कार्डों की संख्या 31 होती है। इसमें से एक सिंपल कार्ड होता है और 30 कलर्ड कार्ड होते हैं जो कि 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। इसके बाद है CAT परीक्षण, इसे हम लोग चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट कहते हैं। बालक अंतर्बोध परीक्षण, इसे लियोपोल्ड
बालक ने दिया है 1948 में। ये 10 वर्ष के बालकों के लिए होता है। इसमें कुल कार्ड 10 यूज़ किए गए हैं। इसके बाद है लास्ट SAT वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण। इसमें जो कुल कार्ड होते हैं वो 16 होते हैं। ये सीनियर लोगों के लिए होता है, यानी कि 50 वर्ष के वयस्क के लिए होता है, उससे अधिक के लिए भी हो सकता है। इसके बाद है एक और है रोजनबर्ग PF परीक्षण। ये रोजनबर्ग ने दिया था, अमेरिका के जो कि हैं। यह अर्ध प्रक्षेपण परीक्षण है जो 3 रूपों में होता है। जैसे पहला रूप है ये 4 से 13 वर्ष तक के बालकों के लिए हो सकता है, किशोरों के लिए हो सकता है और वयस्कों के लिए हो सकता है। तो ये जो परीक्षण है ये 24, इसमें जो रोजनबर्ग हैं उन्होंने 24 कार्ड लिए हैं और SAT में 16। ये आपको याद रखना है, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मैंने मेन चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे। CAT इनका फुल फॉर्म भी आ जाता है। ये जो परीक्षण है ये किसने दिया है और इसमें कुल कितने कार्ड होते हैं, ये क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और मुझे ऐसा लगता है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। और किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको ज़रूर क्लियर करूँगी। आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे इंटेलिजेंस। तो आप लोग मेरे अगली वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करिए और अपना रेस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा।